अध्याय 2 184 उसका संदेह। उसने एक सूक्ष्म अहंकार के साथ खुद को प्रस्तुत किया, सिर ऊंचा। उसकी आवाज किसी ऐसे व्यक्ति के लहजे में स्थिर थी जो आज्ञा देने का आदी हो। उसके आचरण से एक कुलीन का भाव आ रहा था। वह अपनी उम्र के बच्चों से कहीं अधिक परिपक्व था, बहुत शांत, बहुत संयमित। एक ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी में चढ़ गई क्योंकि असंगतताएं बढ़ती गईं। उसकी हर स्मृति के साथ उसका संदेह और मजबूत होता गया। अब जब उसने ध्यान से सोचा तो उसके बारे में सब कुछ संदिग्ध था। मानव मन इतना नियंत्रित नहीं होता, न युद्ध में न मृत्यु के करीब। रुको, उसकी सांस अटक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर भी हर वृत्ति उस पर चिल्ला रही थी। एक भयानक संभावना फुसफुसा रही थी, एक संभावना जिसे उसने शब्दों में बयां करने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर वो बिल्कुल भी इंसान नहीं था? क्या होगा अगर वह उनमें से एक था? क्या वो उनमें से एक हो सकता है? मानव गंध में लिपटा एक राक्षस? उसने अपना सिर हिलाया, अपनी इंद्रियों पर संदेह किया। क्या वो वास्तव में एक राक्षस था, शुद्ध मानव नहीं? उसने धर्माधिकारियों को बिना किसी दया के अपनी तरह के लोगों का वध करते हुए देखा था। उनकी तलवारें तब भी बेरहम थीं जब उनका अपना खून उनके नीचे जमा हो रहा था। अन्यथा चाहे कुछ भी हो, एक धर्माधिकारी अपने सामने एक राक्षस को कभी नहीं बख्शेगा, भले ही उसे अपनी क्षमताओं से परे खुद को धकेलना पड़े। यह प्राकृतिक नियम था। धर्माधिकारी और राक्षस नहीं बख्शते थे, वे एक्सटर्मिनेट करते थे। इससे पता चला कि सेरा की कटौती क्षमताएं कितनी भयानक थीं। ओलिवर को उसके बारे में सतर्क रहना सही था। इतने कम बातचीत के बावजूद वो उसके बारे में इतना कुछ अनुमान लगाने में सक्षम थी। वह उन रहस्यों के भी बहुत करीब थी जिन्हें वो छिपा रहा था। पर्याप्त समय और बातचीत दिए जाने पर वो सब कुछ प्रकट कर सकती थी। उसकी उंगलियां अपनी तलवार की मूठ पर कांप गईं। ये दिलचस्प हो गया है, वो पीछे मुड़ने से पहले बोली। उसकी उंगलियां अनजाने में अपनी तलवार की धार पर घूम रही थीं। ठंडी धातु उसके विचारों को स्थिर कर रही थी। वासोथ जिस मामले को लेकर चिंतित था, मुख्यालय और उनके दंड से संबंधित मामला, सेरा को बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। उसने उन्हें उसे बर्खास्त करने की हिम्मत दी। यह वो नहीं थी जिसे उनकी जरूरत थी, बल्कि वे थे जिन्हें उसकी जरूरत थी। उसकी विशेषज्ञता, उसकी प्रतिभा और उसका दिमाग। वह उच्च प्रतिभा वाली व्यक्ति थी और मुख्यालय में कुछ ही उसकी दक्षता से मेल खा सकते थे। और उसका मानना था कि वे इतने मूर्ख नहीं थे कि उसकी जैसी प्रतिभा को जाने दें। वास्तव में संभावना थी कि जब तक वो कुछ संबंध बनाती, वे उसे छोड़ने के बजाय शहर के स्वामी के साथ मामले को दबाने में और यहाँ तक कि उसे पूरी तरह से बंद करने में मदद करते। यह उसकी स्थिति थी, उसका सच्चा प्रभाव। और प्रभाव आखिरकार नियमों से अधिक महत्वपूर्ण था। और यह धर्माधिकारियों की शक्ति थी। सामान्य शहर के स्वामी उस पर अत्यधिक मांगे करने के योग्य नहीं थे। इसलिए भले ही वे वापस जाते और जो हुआ उसकी रिपोर्ट करते, और वे उस मानव को वापस लाने में कामयाब नहीं होते जिसने उसके लोगों को मार डाला था, शहर के स्वामी को इसे स्वीकार करना ही पड़ता। उसके पास और क्या विकल्प था? वो विद्रोह नहीं कर सकता था आखिरकार, या वो न केवल अपना पद खो देगा बल्कि संभवतः अपना सिर भी खो देगा। ये शक्ति की सीधी सच्चाई थी। लेकिन निश्चित रूप से इसका मतलब ये नहीं था कि उसे इसके बारे में बहुत अच्छा लग रहा था। वास्तव में वो नरसंहार के इस मामले और अंत में अपने वादे के पूरे न होने से भी चिढ़ गई थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, विफलता के शांत डंक को दबा दिया। उसकी निगाह में नाराजगी की एक चिंगारी कौंध गई, लेकिन उसने उसे जल्दी से बुझा दिया। विफलता पर ध्यान केंद्रित करने का कोई फायदा नहीं था, ये केवल विफलता को और अधिक शक्ति देता था। लेकिन चूंकि परिणाम स्पष्ट था, इसलिए वे अब आगे बढ़ सकते थे और मजबूत होकर वापस बढ़ने की तैयारी कर सकते थे। और राक्षसों के रूप में उनमें मनुष्यों की तरह आपस में भाईचारे की भावना नहीं थी। वे जिस चीज को अधिक महत्व देते थे वह स्वामी अधीनस्थ संबंध था। अगर आज 100 राक्षस मर जाते हैं तो और पैदा किए जा सकते हैं। शक्ति का चक्र जारी रहा, बस इतना ही। अरे, ओलिवर ने कहा जब उसने उस छोटी सी जगह में आराम से बैठी हुई मुड़ी हुई लड़की को देखा। आकाश की मंद रोशनी ने उसके छोटे से शरीर पर हल्की छाया डाली। उसका आकार लगभग अंधेरे में मिल गया था। उसने देखा कि उसकी कमर पर बंधा सामान का थैला अब पतला था। यह दर्शाता है कि वह उस समय वास्तव में भूखी थी और उसने ठीक से खाया था। वो थोड़ा हिली और ओलिवर को अपनी आंखों में मनोरंजन के साथ उसे नीचे देखते हुए देखा।
वो जल्दी से उठी और उसे गले लगा लिया। उसके छोटे हाथ कसकर चिपके हुए थे, जैसे खुद को आश्वस्त कर रही हो कि वो असली है। शिक्षक ओलिवर संक्षिप्त क्षण के लिए अकड़ गया। शारीरिक संपर्क की गर्मी का आदी नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं। खतरा खत्म हो गया है और अब हम कुछ समय के लिए सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकते हैं। ओलिवर को अजीब लगा। तर्कसंगत रूप से वे लगभग एक ही उम्र के थे, फिर भी वो हमेशा उसे सदियों के जीवनकाल और अनुभव वाले एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति की तरह महसूस कराती थी। वास्तव में उनमें ज्यादा अंतर नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि उसके पास बहुत अधिक मारक क्षमता थी और उसके पास कम ताकत थी, या शायद उसके पास कुछ अतिरिक्त वर्षों का अनुभव था। वो उसके लिए एक भाई की तरह था, अगर कुछ भी हो, लेकिन फिर वो एक सामाजिक व्यक्ति नहीं था और हमेशा लोगों के साथ अजीब महसूस करता था। इस तरह खुले तौर पर उस पर भरोसा किए जाने का विचार उसे बेचैन कर रहा था। मुझे अपने सामाजिक कौशल को बेहतर बनाने पर काम करना चाहिए, वरना मुझे हमेशा दुख उठाना पड़ सकता है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से गहरी हो गईं। उसे इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। सोचो तो, उसका नाम क्या है? ओलिवर थोड़ा अवाक महसूस कर रहा था। उसने अब तक उसका नाम पूछने की जहमत कभी नहीं उठाई थी और वे पहले ही इतना कुछ झेल चुके थे। अब उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। एक शिक्षक जो अपने ही छात्र का नाम भी नहीं जानता। उसकी उंगलियां उसके बगल में कांप गईं। वह क्या था? अपनी शर्मिंदगी को कम करने के लिए थोड़ा खांसते हुए उसने आखिरकार सीधी आवाज में उससे पूछा, मैंने पहले नहीं पूछा, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें इस तरह बुलाता नहीं रह सकता। इसके अलावा ये दूसरों के लिए भी असुविधाजनक है। इसके अलावा ओलिवर रुक गया। उसे एहसास हुआ कि वो बड़बड़ा रहा था। उसे लगा कि वो उसके सामने अपनी अजीबोगरीबी को छिपाने के लिए फिर से बहुत अधिक समझा रहा था। अगर कुछ भी हो तो इससे वो और भी घबरा गया। उसने मन ही मन खुद को कोसा। कहानी जारी रहेगी।